नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। फिर इजरायली हमलों से थर्राया लेबनान। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 280 ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। 51 मौत। आईडीएफ प्रमुख ने लेबनान पर ताजा हमले को बताया सैनिकों के संभावित प्रवेश की तैयारी। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा। कहा मोसाद मुख्यालय की इमारत को बनाया निशाना। व्हाइट हाउस ने कहा तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का हमला बेहद चिंताजनक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध की जताई आशंका। कहा हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजरायल के संघर्ष का निकल सकता है समाधान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को किया संबोधित। रूस परमाणु संयंत्रों पर हमले की साजिश रचने का लगाया आरोप। शांति के लिए चीन ब्राजील के प्रयास को किया खारिज। और सुर्खियों के बाद आइए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना की। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। बुधवार को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की खुफिया एजेंसी से संबंधित कई ठिकानों पर हमले किए और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्च पैड समेत दूसरी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। इजरायली सेना प्रमुख के मुताबिक अब इजरायल लेबनान पर सीधी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह, बुधवार को भी हमला जारी। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखे हुए है। आईडीएफ ने बुधवार को भी लेबनान के कई इलाकों पर हमला किया और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्च पैड समेत दूसरी सैन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने बालबेक हरमेल, बिंत जबील, जॉन, एना काना, अल मैसरा तैबनेन समेत हिजबुल्लाह की खुफिया एजेंसी से संबंधित कुल 60 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सुबह के पहले घंटे से आज तक मैसरा या जॉन या बालबेक हारमेल या दक्षिणी क्षेत्रों में विभिन्न हमलों में 51 लोग मारे गए हैं, जबकि 223 लोग घायल हुए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के तेल अवीव में खुफिया एजेंसी मोसाद के इमारत के करीब रॉकेट दागने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया है वहां लेबनान में पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दावा किया जा रहा है कि पिछले 8 दिनों से जारी संघर्ष के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मिसाइल तेल अवीव तक पहुंची है। वहीं इजराइल ने मिसाइल को हवा में मार गिराने की बात कही। इजराइल ने हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्च पैड को ध्वस्त करने का दावा किया जहां से इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे। साथ ही हिजबुल्लाह के खुफिया निदेशालय से संबंधित 60 ठिकानों को भी निशाना बनाने की बात कही है। हम अभियान के नए चरण में प्रवेश कर गए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नॉर्दर्न ऐसे चलाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों और दूसरे सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। इस ऑपरेशन को गति देने के लिए इजराइल उत्तरी सीमा पर 2 अतिरिक्त रिजर्व ब्रिगेड तैनात कर रहा है। इजराइल का पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान पर हवाई हमला जारी है। इन हमलों में अब तक कई 100 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबनान के ताजा हालातों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों से लेबनान जल्द छोड़ देने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने में मदद करने के लिए साइप्रस में सेना भेजेगा।
सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए पीछे हटने का आह्वान करते हुए हमें युद्ध विराम की जरूरत है ताकि इसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जा सके। so this can be sorted out. इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते हमलों के मद्देनजर लेबनान के लोग बड़े पैमानों पर पलायन कर रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई थी। आईडीएफ ने सोमवार को हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में हवाई हमले किए थे। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लोगों के अपार्टमेंट्स में मिसाइल लॉन्चर छुपा कर रखे हैं, वहीं से वे इजराइल पर हमले करते हैं। इजराइल इन इमारतों को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए इजराइल ने यहाँ रहने वाले आम लोगों को घर छोड़कर चले जाने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध शुरू होने की आशंका जताई है। साथ ही उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के संघर्ष का समाधान निकलने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि अभी भी एक ऐसे समझौते के लिए प्रयास किया जा रहा है जो पूरे क्षेत्र को मौलिक रूप से बदल सकता है। और आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। इस अनिश्चितकालीन युद्ध का अंत कब होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस युद्ध को रोकने के सारे प्रयास यानी कि अब तक के सारे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा कर अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन सबके बीच ज़ेलेंस्की ने संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर युद्ध समाप्त करने के लिए 10 सूत्रीय शांति योजना की घोषणा की थी, जिसे मॉस्को ने अस्वीकार कर दिया। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जंग पर अपना पक्ष रखते हुए वैश्विक नेताओं से साथ खड़े रहने की अपील कर रहे थे, तो इधर रूस पूर्वी यूक्रेन के 2 और गांव को अपने नियंत्रण में लेने का दावा कर रहा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में होस्तेरे और होर्की गांव पर नियंत्रण कर लिया है। इसके साथ ही रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के शहर वुलहेदर पर भी हमला शुरू कर दिया है। ये यूक्रेनी सेना का ऐसा गढ़ है जहां 2022 के युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना को माकूल जवाब मिल रहा है। पूरे वुलहेदर में विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि शहर की फिजा पर धुआं छाया हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। शहर के बाहरी इलाके में दुश्मन की कोई सेना नहीं है। तोड़फोड़ करने वालों के समूह शहर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे रक्षक उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शहर पर कब्जा नहीं किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध को समाप्त करने के लिए चीन और ब्राजील के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने दोनों देशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये लोग शांति फार्मूला का विकल्प क्यों पेश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन की कीमत पर किसी को अपना दबदबा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर युद्ध समाप्त करने के लिए 10 सूत्रीय शांति योजना की घोषणा की है। मॉस्को ने योजना को अस्वीकार कर दिया है। इसके उलट चीन ने मई में ब्राजील के साथ 6 सूत्रीय शांति योजना जारी किया था। When some propose alternatives. जब कुछ लोग आधे अधूरे समझौते की योजना पेश कर रहे हैं, ये लोग न सिर्फ यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि पुतिन को युद्ध जारी रखने और अधिक देशों के नियंत्रण में लाने के लिए दुनिया पर दबाव डालने की राजनीतिक गुंजाइश मुहैया करा रहे हैं। But also gives Putin वहीं क्रेमलिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की शांति योजना को घातक गलती बताया है। रूस शांति का समर्थक है, लेकिन इस शर्त पर कि उसकी सुरक्षा की नींव सुनिश्चित की जाए। अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रूस को मजबूर करना संभव नहीं है। इसके अलावा रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में बम बरसाए हैं। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।
हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। उधर यूक्रेनी सेना ने रूस के 32 में से 28 ड्रोन जबकि 8 में से 4 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच रूसी सेना ने कहा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने ज़ेपोरोजिया परमाणु संयंत्र के क्षेत्र में गोला बारूद गिराए हैं। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जर्मनी के सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी ग्रीन पार्टी के प्रमुख नेता ओमेड नोरिपुअर और रिकॉर्ड्रा लैंग ने इस्तीफा दे दिया है। 3 राज्यों में हुए चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जर्मनी में बड़े पैमाने पर सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ प्रवासन पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद से जर्मनी के सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी पार्टी ग्रीन का शीर्ष पर काफी दबाव है। अपने खराब प्रदर्शन के चलते 2 राज्यों में एक भी सीट नहीं हासिल कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए सहनेता ओमिड नोरिपुअर और रिकॉर्डा लैंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब चांसलर ओलाफ शोल्ज का सत्ताधारी गठबंधन एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जर्मनी में बड़े पैमाने पर सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ प्रवासन पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। ग्रीन्स पार्टी हाल ही में 3 में से 2 राज्यों में विधानसभा में प्रवेश के लिए आवश्यक 5% वोट हासिल करने की बाधा को पार करने में भी विफल रही। अपने एसपीडी और फ्री डेमोक्रेट गठबंधन सहयोगियों के साथ पार्टी को इस साल 3 राज्यों और यूरोपीय संसद के चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नवंबर के मध्य में पार्टी की आगामी कांग्रेस में एक नए नेतृत्व का चुनाव किया जाएगा। अब जिम्मेदारी लेने का समय है और हम एक नई शुरुआत को संभव बनाकर यह जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमने तय किया है कि पार्टी को नए हाथों में सौंपा जाए ताकि बदलते राजनीतिक परिदृश्य के तहत बदलाव किया जा सके। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन पार्टी के नेतृत्व में बदलाव का सत्ताधारी गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में संघीय स्तर पर पार्टी के नेता या अध्यक्ष को चांसलर के लिए पार्टी का उम्मीदवार होना जरूरी नहीं है। ग्रीन्स का भी यही हाल है। मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हेबेक को अगले साल होने वाले संघीय चुनाव में पार्टी और चांसलर का प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है। विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। Sie als Vorsitzende zu führen. ये आवश्यक है और इस संकट से उभरना संभव है। ये सिर्फ एक पार्टी के भाग्य के बारे में नहीं है, ये बुनियादी सवाल के बारे में है कि क्या जर्मनी में अच्छी राजनीति जारी रखना संभव होगा। Gemeinsam und intensiv. पार्टी ने 2021 में पिछले संघीय चुनाव में 14.8% वोट हासिल किया और सोशल डेमोक्रेट्स के तहत वर्तमान राष्ट्रीय गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जर्मनी के राष्ट्रीय चुनावों में ग्रीन पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और साथ ही एक तरह की निराशा भी थी। मतदान से कुछ महीने पहले ग्रीन्स देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने और संभवतः अगले चांसलर को मैदान में उतारने की 3 तरफा दौड़ में दिखाई दे रही थी, लेकिन अभियान के बीच ये उम्मीदें तेजी से खत्म हो गईं। गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद से पार्टी को चुनाव में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विपक्षी CDU और CSU एक बार फिर खोई हुई अपनी छवि वापस हासिल कर ली है। धूर दक्षिणपंथी AFD और वामपंथी BSW ने भी अपने वोट शेयर में तेजी से इजाफा किया है। सर्वे से पता चलता है कि अगर तुरंत चुनाव हो जाता तो ग्रीन पार्टी 9.5 से 13% वोट के साथ चौथे स्थान पर रह सकती है। CDU और CSU 30% से कम, जबकि SPD 15% के आसपास और AFD को 17 से 20% वोट मिल सकते हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बुधवार को यूरोपीय संघ ने भेड़ियों की सुरक्षा स्थिति को कम करने के पक्ष में मतदान किया। इससे भेड़ियों के शिकार के लिए कठोर नियमों में छूट का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि संरक्षणवादी समूहों ने EU के इस कदम की कड़ी निंदा की। संघ ने इस प्रजाति को कड़ाई से संरक्षित करने से घटाकर संरक्षित की श्रेणी में डालने का समर्थन किया। यूरोपीय आयोग इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था उसने, जिसका अधिकतर देशों ने समर्थन किया। करीब एक सदी पहले यूरोप में ग्रे भेड़िए लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन संरक्षण प्रयासों के चलते इन संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन पशुधन के नुकसान से नाराज किसान लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे। इस प्रस्ताव के पास हो जाने से दिसंबर में होने वाली अगली स्थायी समिति की बैठक में बर्न कन्वेंशन में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। 1979 में भेड़ियों के संरक्षण के लिए हुई बर्न संधि का यूरोपीय आयोग भी हिस्सा है। संधि में बदलाव के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इस संधि पर यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों सहित कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगर संधि में बदलाव होता है तो EU को अपने नियमों में बदलाव करना होगा। और आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे अमेरिकाना पर। अमेरिका की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि ईरान उनकी हत्या कराने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि बीते महीनों में कई बार ट्रंप पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया है। आगामी 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के करीब आने के साथ ही रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ वो चुनावी सर्वे में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उनकी जान को लेकर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। अब उन पर ईरान की ओर से खतरा बताया जा रहा है। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि ईरान ने उनके जीवन पर बड़ा खतरा पैदा किया है, लेकिन ईरानी अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे। हालांकि वे फिर प्रयास जरूर करेंगे। ट्रंप को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि ईरान उनकी हत्या कराने का प्रयास कर रहा है। ट्रंप के चुनावी कैंपेन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय की ओर से इस खतरे की जानकारी दी गई है। ईरान ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके बारे में बताया गया कि उनका मकसद अमेरिका में अराजकता फैलाना और चुनावी माहौल को खराब करना है। खुफिया अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ईरान की तरफ से ये प्रयास जारी हैं और पिछले कुछ महीनों में ऐसे समन्वित हमलों में वृद्धि हुई है। हालांकि एजेंसियों ने कहा है कि ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और 5 नवंबर का राष्ट्रपति चुनाव हस्तक्षेप से मुक्त होगा। ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया है कि वो इस गर्मी की शुरुआत में ट्रंप की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर ट्रंप के अभियान को हैक करने का भी आरोप लगाया था। अमेरिका का कहना है कि तेहरान 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरानी साइबर हमलों ने ट्रंप अभियान से चोरी वर्गीकृत सामग्री को उस वक्त के उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के कर्मचारियों को मुहैया कराने की कोशिश की थी। साथ ही ये भी कहा गया है कि ट्रंप के चुनाव अभियान से चुराई गई जानकारी को अमेरिकी मीडिया संगठनों के साथ भी साझा करने का
प्रयास किया गया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। सबसे पहला हमला 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुआ था। यहाँ एक रैली के दौरान ट्रंप पर 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने फायरिंग की थी। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई थी। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने आरोपी क्रूक्स को मार गिराया था। ट्रंप पर दूसरे हमले की कोशिश 15 सितंबर को हुई। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब है। इसी क्लब के बाहर गोलीबारी की गई। ट्रंप गोलीबारी वाली जगह से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। इस मामले में 58 साल के रियान वेस्ले राउत को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे विश्व संस्कृति से जुड़ी एक अच्छी खबर। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। So Siguro the automobile, the policy bazaar व ahero much dinero। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और आइए अब नजर डालेंगे विश्व संस्कृति पर। लंदन के मशहूर ब्रिटिश संग्रहालय में अनोखी प्रदर्शनी लगने जा रही है। सिल्क रोड नामक प्रदर्शनी में विभिन्न आकर्षक कलाकृतियां कला प्रेमियों के लिए लगाई जाएंगी। उज्बेकिस्तान की 6 मीटर लंबी दीवार पेंटिंग हॉल ऑफ द एम्बेसडर्स भी प्रदर्शनी का हिस्सा होगी। 26 सितंबर से शुरू होकर यह सिल्क रोड प्रदर्शनी फरवरी तक चलेगी। चीनी मिट्टी की अनोखी वस्तुएं, बिजांटीन आभूषण जैसे विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी लंदन के मशहूर ब्रिटिश संग्रहालय में शुरू होने जा रही है। दुनिया के पहले वैश्विक व्यापार मार्ग सिल्क रोड को प्रदर्शित करती इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता खासी उत्साहित है। सिल्क रोड 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक काफी सक्रिय था। इस रोड ने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच धर्म, संस्कृति, विचारों और राजनीतिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रदर्शनी में सिल्क रोड को एक अलग दृष्टिकोण से दिखाया जाएगा। प्रदर्शनी की सह क्यूरेटर सू ब्रूनिंग के मुताबिक यहाँ सिल्क रोड को केवल पूर्व और पश्चिम के बीच इकलौते व्यापार मार्ग के बजाय तमाम देशों को जोड़ने वाले मार्ग के रूप में पेश किया जाएगा। हम इसे एक अलग दृष्टिकोण में पेश करेंगे। सिल्क रोड केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि लोग, वस्तुएं और विचार भी थे जो कभी-कभी बहुत दूर तक जाते थे। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण में भगवान बुद्ध की एक छोटी मूर्ति भी है, जिसे पाकिस्तान में बनाया गया था। हालांकि इस मूर्ति को स्वीडन की एक झील से खोज निकाला गया। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की 6 मीटर लंबी दीवार पेंटिंग हॉल ऑफ द एम्बेसडर्स भी प्रदर्शनी के बड़े आकर्षण में से एक है।
There are so many. यहाँ मध्य एशिया से उधार लिया गया सामान प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण है। इन कलाकृतियों को देख करके लोग जरूर आश्चर्यचकित होंगे। इस प्रदर्शनी में कई देशों से उधार ली गई नई और प्राचीन वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी के संचालकों का मानना है कि ये लोगों को एहसास कराने का काम करेगी कि दुनिया भर की संस्कृतियों के बीच संचार के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका इतिहास बहुत गहरा है। सिल्क रोड 26 सितंबर से आम जनता के लिए खुलेगा और फरवरी के अंत तक चलेगा। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीजिए अनुमति। नमस्कार।